शैक्षिक आयोग एक समीक्षा, एजुकेशनल कमीशन। इस वीडियो में हम आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो शैक्षिक आयोग आए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे सामने आयोग आता है शिक्षा से संबंधी, वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि 1948-49 में आता है। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसलिए इनके नाम पर भी इस आयोग का नाम राधाकृष्णन आयोग जाना जाता है। दूसरा जो आयोग आता है हमारे सामने, वो आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो 1952-53 में आया था। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और मुदालियर जी के नाम पे ही इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है वो है शिक्षा आयोग, जो कि 1964 और 66 के बीच में आता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं हमारे सामने, या जो अध्यक्ष आते हैं इसके बनकर, वो हैं DS कोठारी जी। और कोठारी जी के नाम पर ही इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो कि 2005 में आया है। और इसके जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन हैं, वो हैं सैम पित्रोदा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आयोग है। और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म इसकी NKC है, नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सामने ये 4 आयोग आते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इकाई के प्रारंभ में परिचय दिया हुआ है, और क्यों इन आयोगों की ज़रूरत पड़ी ये इसमें दिया गया है कि भारत में शिक्षा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए, नंबर 1 मुद्दों को संबोधित करने के लिए, शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए एक के बाद एक आयोगों का गठन किया गया। तो 2 यहाँ पर मुख्य कारण दिए गए हैं कि क्यों आयोगों का गठन किया गया है। आगे देखते हैं, उद्देश्य हो गए आपके। और ये देखिए हमारे सामने आता है पहला विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में। स्वतंत्रता के बाद यह पहला आयोग था, फर्स्ट आयोग था, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है प्रथम प्रयास था ये भारत सरकार द्वारा। और ये इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो चेयरमैन थे, वो थे S राधाकृष्णन, डॉक्टर S राधाकृष्णन। और जैसा कि मैंने बताया था कि राधाकृष्णन आयोग भी बोला जाता है। तो ये जो आयोग था, इसका जो एम था, इसका जो उद्देश्य था, वो था, ये देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने तथा उसमें सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए यह आयोग गठित किया गया था। और इसके जो और अन्य उद्देश्य थे वो थे, देखिए, विश्वविद्यालय आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, अध्ययन के पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम क्या हो, अर्थात लैंग्वेज क्या हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बच्चे कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ें, शिक्षण के स्तर और शिक्षकों की सेवा की स्थिति, अनुसंधान को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा से अन्य संबंधित पहलुओं पर संस्तुति, रिकमेंडेशन देने के लिए, सिफारिश देने के लिए ये बनाया गया था। इसका लक्ष्य ये था। तो देखते हैं 1 by 1 की जो मेन पॉइंट है इसके। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ, सिफारिशें या रिकमेंडेशंस। आयोग ने उच्च शिक्षा से के लिए जो निर्धारित जो रिकमेंडेशन की थी वो यहाँ पर हैं। नंबर 1, ज्ञान को विकसित करके जीवन जीने की जन्मजात योग्यताओं को जागृत करना। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि व्यक्ति में जो जन्मजात योग्यताएं हैं उनको जागृत करें और उनका विकास किया जाए शिक्षा के माध्यम से। दूसरा है लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, कि जो बच्चे हैं, बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय है, ये हमें ध्यान रखना होगा कि विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं आफ्टर 12th, आपका जो ग्रेजुएशन है, MA है, कॉलेज लेवल पर जो बच्चे पढ़ते हैं, ये उस शिक्षा से संबंधी हैं। तो ये जन्मजात योग्यताओं को जागृत करना हो गया पहला सिफारिश। दूसरी हो गई कि लोकतंत्र के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना। तीसरा देखते हैं, मूल्यों को विकसित करना, वैल्यू एजुकेशन। तीसरा हो गया हमारा सांस्कृतिक विरासत से परिचित होना। हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है,
जैसे हमारे इसमें मोन्यूमेंट्स आ गए हमारे, या हमारे त्योहार आ गए, हमारी परंपराएं आ गई, उससे बच्चों को परिचित कराना, उससे जो है परिचित कराना। तो सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना। व्यावसायिक और वृत्तिक प्रशिक्षण, ये है वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि बच्चों को जो है ऐसे कोर्सेज कराना कि ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है शिक्षण मानक को बेहतर बनाना। ये देखिए शिक्षण मानक से संबंधी है ये, अर्थात जो शिक्षा दी जाती है उसको जो है शिक्षण का तरीका जो होता है, या शिक्षण के जो स्टैंडर्ड जो होता है, जो कि शिक्षा में क्या क्या पढ़ाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, इवैल्यूएशन कैसे किया जाए आदि, ये इससे संबंधी ये पॉइंट है। तो इसके यानी कि शिक्षण मानक को सुधारना। तो देखिए आगे दिया हुआ है कि कैसे शिक्षण मानक को सुधारा जाता है। देखिए शिक्षण मानक में जैसे मैंने बताया कि शिक्षा से संबंधी जो पद्धतियां हैं वो आती हैं, आपका जो है यानी कि आपके मेथड आ गए, आपका जो है करिकुलम या सिलेबस भी आ जाता है इसमें कि कैसा होना चाहिए, आपका जो है एडमिशन जो है, एडमिशन के लिए क्या क्या जो है नियम होने चाहिए, आपका ये भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण मानक के अंतर्गत आती हैं। तो अब देखते हैं हम कि शिक्षण मानक कौन कौन से थे। तो ये देखिए प्रवेश के मानक, प्रवेश का मानक क्या होना चाहिए विश्वविद्यालय स्तर पर, 12 साल की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, अर्थात बच्चा जो है वो मतलब क्या है कि 12 साल वो पढ़ के और तब कॉलेज में आए। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय शिक्षा के 10 से 12 वर्षों के बाद छात्रों को अलग अलग व्यवसाय में स्थानांतरित करने हेतु बड़ी संख्या में व्यावसायिक संस्थान खोले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है वो खोले जाएं। ये क्यों कहा गया है कि जो है बच्चे जो है कॉलेज लेवल पर ही अपना रोजगार जो है रोजगार उन्मुख हो जाएं। तो इसीलिए जो है ये व्यावसायिक संस्थान खोलने की सिफारिश की गई है और खोले भी गए। जैसे आज हम देखते हैं आपके सामने बीटेक है और पॉलिटेक्निक है, ये जो ITIs हैं, तो ये जो शिक्षण संस्थान हैं यहाँ से बच्चे जो है सीधी इनकी प्लेसमेंट हो जाती है और इनको रोजगार मिल जाता है। तो ये जो है व्यावसायिक संस्थान से रिलेटेड हो गया, यानी शिक्षण मानक हो गया। दूसरा जो है देखिए शिक्षण मानक में और क्या आता है, तो शिक्षा से संबंधी जो भी चीज़ें हैं, जो भी विषय हैं, जो भी शिक्षा से चीज़ें हुए जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपका जैसे करिकुलम हो गया, आपका टीचर भी हो गया, आपका स्टूडेंट भी हो गया, आपका एडमिशन प्रोसेस भी हो गया, तो ये सारे शिक्षण मानक के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि हम ऊपर पढ़ा था हमने कि शिक्षण मानक निर्धारित किए गए, उनमें बदलाव लाया गया, तो उन्हीं शिक्षण मानकों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये जो हमारा अगला शिक्षण मानक है ये है शिक्षकों से संबंधित। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर प्रोग्राम आयोजित किए जाने चाहिए। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ये क्या होते हैं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम? देखिए जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नई नई टेक्निक आती हैं, तो जो टीचर हैं, जो 10 साल पहले टीचर लगा था, 10 साल पहले तो मान लो कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, अब जो है नया टेक्निक क्या आ गया कि कंप्यूटर आ गया है। तो जो टीचर है वो जो 10 साल पहले जिसकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसको कंप्यूटर नहीं आता, तो ये जो रिफ्रेशर प्रोग्राम है, ये जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है, जो सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, ये टीचर्स के लिए किए जाते हैं ताकि वो नई टेक्नोलॉजी जो शिक्षा के क्षेत्र में आई है उनको वो सीख सकें। तो ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम टीचर्स के लिए चलाए जाने चाहिए, ये सिफारिश की गई। व्याख्यान को सावधानीपूर्वक देखिए, यहाँ पर लेक्चर से संबंधी है कि उसमें ट्यूट वगैरह होने चाहिए। आज हम कॉलेज लेवल पर देखते हैं तो ट्यूटोरियल्स का पीरियड होता है, ट्यूट बच्चों के लगाए जाते हैं। पुस्तकालय कार्य, बच्चों को जो है रेफरेंस बुक बता दी जाती हैं या कहा जाता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो कोई रेफरेंस बुक हो तो उसमें से आप नोट्स बनाकर लाइए। तो ये पुस्तकालय का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से ये शिक्षण मानक में हमारा पुस्तकालय भी आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी। देखिए इसका अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी। मान लो आपका जो है हिस्ट्री है सब्जेक्ट, आपका कॉलेज लेवल पर हिस्ट्री सब्जेक्ट है। अब हम क्या देखते हैं कि स्कूल लेवल पर तो हम देखते हैं कि हमारी एक टेक्स्ट बुक है और उसमें से ही हमें याद करना होता है या उसमें से पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी। ये बात हो रही है विश्वविद्यालय स्तर पर, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो देखिए आप यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई पाठ्य पुस्तकें, एक पाठ्य पुस्तक आप नहीं कह सकते कि ये इस सब्जेक्ट की हैं। बच्चे को क्या करना होता है, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे थे, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसको अलग अलग राइटर्स की बुक उसको पढ़नी चाहिए या पढ़नी पड़ती हैं। जो कहते हैं ना कि नोट्स बनाना, तो वो नोट्स कैसे बनते हैं, वो अलग अलग बुक्स में से ही तो बनते हैं। मान लो एक बुक हो गई कोठारी जी की, एक हो गई मिस्टर झा की, तो ये अलग अलग बुक लेके बच्चा जो है नोट्स बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शिक्षण मानक पढ़ रहे हैं हम। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी संस्थानों में ट्यूट का हो गया ये हमारा। देखिए अगला जो पॉइंट आता है हमारे सामने वो आता है शिक्षा की विषय वस्तु को लेकर। सबसे अच्छी बात स्वीकार करनी चाहिए कि अतीत की हमारी सांस्कृतिक विरासत को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। और साथ ही देखिए सांस्कृतिक विरासत का तो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर नया क्या है कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक उन्नति, यानी कि जो मॉडर्न टाइम में जो विकास हो रहा है उसके साथ हम सांस्कृतिक विरासत जोड़कर पढ़ें, यानी दोनों को साथ साथ पढ़ें। नेक्स्ट है कि शिक्षक में जो है आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आकर जो है शिक्षक के लिए एक मापदंड निर्धारित किया जाता है कॉलेज लेवल पर, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है शिक्षक के लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी जाती हैं। जैसे आज क्या है कि नेट होना चाहिए उसको या पीएचडी होना चाहिए। तो इस तरह की जो है सीमाएं या मेजरमेंट, उसका मानक उसका निर्धारित कर दिया गया। अगला है सर्वांगीण विकास के लिए नए मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों में सुधार लाया जाना चाहिए। और देखिए सुधार के ये यहाँ पर तरीके दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है प्रयोगशाला। देखिए प्रयोगशाला का बहुत बड़ा रोल होता है एक अच्छा पढ़ने के लिए, यानी कि जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो हमारा सारा प्रयोगशाला में ही होता है। जो बच्चे बीटेक वगैरह करते हैं वो जो है उनका जो है वर्कशॉप का काफ़ी काम होता है। आजकल तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की भी जो है प्रयोगशाला या लेबोरेटरीज होती हैं लैंग्वेज की भी। तो प्रयोगशाला का निर्माण किया जाए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, कहते हैं ना करके सीखना, ठीक है, करके सीखना का कॉन्सेप्ट जो है उनके अंदर आए, यानी कि वो अपने आप करके सीखें, ज्ञान प्राप्त करें अपने आप, ठीक है, अनुभव द्वारा सीखना। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के अनुदान, यानी कि उनको विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाए, उनको ग्रांट दी जाए, उनको पैसा दिया जाए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी बिल्डिंग को डेवलप कर सकें और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप कर सकें। ये इस पॉइंट में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए ये आलोचना दी गई है इसकी और निहितार्थ दिए गए हैं, अर्थात इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर महत्व के कुछ पॉइंट हैं कि जैसे यहाँ पर था ऊपर हमने देखा कि पूर्व का ज्ञान और पश्चिम का ज्ञान को मिला के जो है स्टडी करनी चाहिए। वैज्ञानिक विचारों पर भी बल दिया, लेकिन साथ में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर भी बल दिया है। तो मूल्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। अगला है ये है सरकारी प्रशासनिक सेवा के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा महत्व था और जो आज भी प्रासंगिक है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है 10th पास करके या 12th पास करके एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं और नौकरी लग जाते हैं, ठीक है, सरकारी प्रशासनिक सेवा में लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग आता है।
हमारे सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो समय है वो 1952-53 है। इसका जो गठन है वो केब द्वारा किया गया, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, और इनके जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इसको मुदालियर आयोग भी बोला जाता है। ये देखते हैं कि इसकी संस्तुतियाँ क्या है, इसकी सिफारिशें या इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो देखो, समग्र व्यक्तित्व पर विकास तो था ही, पहली में भी था और देखिए इसमें भी है। अकादमिक निर्देशों पर बल, अंग्रेजी पर बल दिया गया इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग में। और जीवन में जो हम कर रहे हैं, हमारी जो जीवन की जो वास्तविकता है, यानी हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, व्यवहार में जो हम प्रयोग में लाते हैं, वहाँ से स्कूल को जोड़ा जाए। देखिए ये है माध्यमिक शिक्षा जो कि स्कूल से संबंधी है, वो थी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो कहीं ना कहीं जो हमारी स्कूल की एजुकेशन है वो अलग है हमारे व्यवहारिक जीवन से। तो हमारा जो व्यवहार में जो जीवन है, दिनचर्या है जो हमारी, उससे जो है हमारा पाठ्यक्रम जोड़ा जाए, हमारी स्कूल की एजुकेशन जोड़ा जाए। तो यहाँ पर यही बात की गई है, जीवन की वास्तविकता से विद्यालयों के अलगाव पर चिंता व्यक्त की इस आयोग ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को, जैसे क्या क्या उद्देश्य थे इनके, चरित्र निर्माण, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, आर्थिक और व्यावसायिक दक्षता, नेतृत्व को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ये कुछ इनके उद्देश्य थे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या था। आयोग ने प्राथमिक, ये देखिए आयोग ने कहा है कि बुनियादी शिक्षा के 4 या 5 वर्ष होने चाहिए और उसके बाद एक संगठनात्मक अनुक्रम पैटर्न का इन्होंने प्रस्ताव रखा है। और ये देखिए संगठनात्मक पैटर्न क्या था। संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक तरह से संगठन, जैसे व्यक्तियों का संगठन होता है, ये संगठन बन गया हमारा एक। इसी तरह से इन्होंने क्या बोला है कि एक संगठनात्मक पैटर्न का प्रयोग जो है शिक्षा में किया जाना चाहिए। कब? आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन। ये देखिए, और अब ये हम पढ़ेंगे कि संगठनात्मक पैटर्न क्या था वो। ये देखिए यहाँ पर है, मध्य या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बुनियादी अवस्था को 3 साल की होनी चाहिए, यानी कि 6th, 7th और 8th। ये हो गया हमारा, जिसको बोला जाता है कि मिडल स्कूल। नेक्स्ट है देखिए, माध्यमिक चरण को 4 साल की, और उच्च माध्यमिक चरण को, ये देखिए उच्च माध्यमिक चरण में आ जाता है आपका 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इस तरह से 4 साल की अवधि का इन्होंने दिया है। आयोग ने वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करने का भी सुझाव दिया। 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए इन्होंने संस्तुति क्या की कि जो 12वीं कक्षा है उसको कहाँ से कहाँ जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि 12वीं क्लास में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टार्ट हो जाना चाहिए, और 11वीं कक्षा को हाई विद्यालय में जोड़ा जाना चाहिए। तो ये इन्होंने संस्तुतियाँ दी है। नेक्स्ट है हमारा, औपचारिक शिक्षा का अंत होगा माध्यमिक शिक्षा। इन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा होगी, यानी कि 11th तक की जो पढ़ाई है वो औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा मतलब फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जब विद्यालय में या कॉलेज में जब विद्यालय में जाके या कॉलेज में जाके शिक्षा ली जाती है तो उसको जो है औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, यानी रेगुलर जो स्टडी होती है आपकी। नेक्स्ट है हमारा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि तकनीकी संस्थान उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिनमें कि आपके पॉलिटेक्निक आ जाते हैं। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। बहुउद्देशीय यानी कि जिनके बहुत सारे क्या बोलेंगे इसको, कि मल्टी एम, जो मल्टी एम लेके चले, ऐसे मल्टी गोल हों, जिसके ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। वहाँ पर केवल बुकिश नॉलेज ही ना दी जाए, केवल किताबी ज्ञान ही ना दी जाए, बल्कि प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, कृषि, ललित कला, गृह विज्ञान आदि का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। और उसी को बोला गया है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये सारी संस्तुतियाँ दी थी।
नेक्स्ट है, देखो नया जो है इसमें वो क्या है कि जो दिव्यांग और पिछड़े जो बच्चे हैं उनके लिए, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, मूक बधिर हैं, उनके लिए भी विद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी। यहाँ पर फिर बात आती है शिक्षा के माध्यम की। शिक्षा का माध्यम का अर्थ है कि किस भाषा में दी जानी चाहिए, कौन सी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। तो माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर लिखा है कि कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन करवाया जाना चाहिए बच्चे को। पाठ्यक्रम की बात आती है आगे, ये देखिए, विषयों के चयन में पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे विषय होने चाहिए और व्यवहारिक पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए विषयों के माध्यम से। और विषयों के चयन में पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए किसको? छात्रों को, क्योंकि विषयों का अध्ययन कौन करता है? छात्र ही तो करते हैं। फिर है, बड़ी संख्या में तकनीकी और औद्योगिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। देखिए, इसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बच्चों को मिले या उपलब्ध कराए जाएं। अगला आता है पॉइंट, देखिए मूल्यांकन प्रणाली का। मूल्यांकन प्रणाली की देखो, मूल्यांकन क्या होता है कि जब साल के अंत में जब परीक्षा होती है तो बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने क्या क्या अचीव किया है। वो जो है, जैसे कोई बच्चा जो है 2nd क्लास में है तो वो 3rd क्लास में उसके जो एग्ज़ाम होते हैं, इवेल्युएशन होता है, वो इवेल्युएशन कैसे किया जाए। तो यहाँ हम इस आयोग के माध्यम से देखते हैं कि इवेल्युएशन में बहुत बड़ा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? देखिए, अंतिम मूल्यांकन में, अंतिम मूल्यांकन मतलब कि भाई बच्चा जो है 2nd क्लास से 3rd क्लास में जाएगा साल के एंड में, एंड ऑफ द ईयर अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षण। आंतरिक परीक्षण क्या है? जो बीच बीच में परीक्षा ली जाती हैं, जैसे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो गए आपके, 2nd टर्म के एग्ज़ाम हो गए आपके, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो बीच बीच में जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं बच्चे के, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा, संख्यात्मक अंकन के स्थान पर। संख्यात्मक अंकन देखिए, जैसे पहले हम अगर अपनी पढ़ाई की बात करें तो हमें जो है 100 में से नंबर मिलते थे, जैसे मान लो हमारे आ गए 60 नंबर 100 में से, तो ये क्या है? संख्यात्मक अंकन है। तो ये यहाँ पर क्या कहा गया है इस आयोग के माध्यम से कि प्रतीकात्मक होना चाहिए, संख्यात्मक अंकन नहीं होना चाहिए। अब प्रतीकात्मक अंकन क्या होता है? देखिए, प्रतीकात्मक अंकन होता है कि जैसे A ग्रेड है, A+ है, B ग्रेड है, या A++ है, C ग्रेड है, तो ये है आपका प्रतीकात्मक अंकन। तो कहीं ना कहीं जो आपका संख्यात्मक अंकन था उसमें जो है छात्र जो है हीन भावना से ग्रस्त हो जाता था, लेकिन प्रतीकात्मक अंकन में वो उसको कम किया जा सकता है, इसीलिए ये सिफारिश की गई। अच्छा, एक नया जो इसमें प्रारंभ किया गया वो है कंपार्टमेंट परीक्षा का आरंभ इस आयोग के माध्यम से किया गया था। शिक्षकों की नियमित भर्ती की जानी चाहिए, शिक्षकों के वेतन, पेंशन और जो है GPF वगैरह, उनका अवकाश लाभ, जैसे उनकी जो है छुट्टियां होती हैं कि भाई कितनी छुट्टियां मिलेंगी, ये सारा पहले से ही डिसाइड कर देना चाहिए, ताकि जो शिक्षक हैं वो अपना अच्छे से अच्छा एजुकेशन को दे सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये देखिए प्रासंगिक क्यों है, यहाँ पर हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा आयोग जो कि 1964 से 66 में आता है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं DS कोठारी। इसका जो सभी स्तरों पर और सभी पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए यह आयोग बनाया गया था। इसकी जो रिपोर्ट है वो इन आधारों पर केंद्रित है। देखिए, ये आधार हैं। अगला चलते हैं, क्या दिया हुआ है इसकी मुख्य सिफारिशों पर देख लेते हैं जल्दी से कि इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। देखिए, पहला ही वाक्य था इसका, भारत का भाग्य अब कक्षाओं में आकार ले रहा है। तो यहाँ पर क्लासरूम पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उत्पादकता से जोड़ा गया था। देखिए, यहाँ पर उत्पादकता से जोड़ा गया था शिक्षा को। तो इसके लिए जो है कार्य अनुभव की शुरुआत की गई थी, वर्क एक्सपीरियंस की। जैसे अभी आप बच्चों को देखते होंगे, जो डाइट के बच्चे होते हैं या B.Ed के जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर जो है उनको पढ़ाने के लिए जो है पहले ही टीचिंग प्रैक्टिस उनको करा दी जाती है। तो
ये जो है वर्क एक्सपीरियंस हो गया। स्कूल लेवल पर भी बच्चों को अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा की एक समान विद्यालय प्रणाली प्रारंभ की जाए। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप वगैरह ये पूरे वर्ष भर खुले रहेंगे ताकि छात्र आके कभी भी उसमें बैठ के अपना कार्य, अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें। बुक बैंक का जो है कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा माध्यमिक विद्यालय स्तर पर। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जाएगी और उनको उपयुक्त तकनीकों से पढ़ाया जाएगा। अलग से उनको जो है क्लास दी जाएंगी ताकि वो अपना और विकास कर सके। अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाएगी माध्यमिक स्तर पर भी और विश्वविद्यालय स्तर पर भी। विद्यालय शिक्षा के राज्य बोर्डों को पाठ्यक्रम के 2 सेटों को तैयार किया जाएगा, एक तो उन्नत पाठ्यक्रम और एक सामान्य पाठ्यक्रम। देखिए अब फिर से इसमें मूल्यांकन की बात आती है कि छात्र के विकास के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को मापने के लिए तकनीकों को तैयार किया जा सकेगा जिन्हें लिखित परीक्षाओं के माध्यम से नहीं नापा जा सकता। यानी कि अलग से तकनीक बनाई जाएंगी। जो छात्र का जो विकास है या छात्र का जो मूल्यांकन है वो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही न करके अलग से तकनीकों के माध्यम से किया जाएगा। जैसे वस्तुनिष्ठ तरह की परीक्षा हो गई आजकल, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो ये सब मूल्यांकन के तरीके हैं टेक्नोलॉजी को जिन्होंने अपनाया है। नेक्स्ट है विद्यालय स्तर पर भारत सरकार को शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतनमान की पहले भी बात हुई थी और यहाँ पर भी बात हो रही है। देखिए यहाँ पर नई बात है सेवानिवृत्ति की, जो कि टीचर्स के से रिलेटेड है, शिक्षकों से संबंधी, और कितनी होगी वो 60 साल होगी। यहाँ पर भाषा से संबंधी ये पॉइंट है आपका कि भाषा जो है केवल एक भाषा निम्न प्राथमिक स्तर पर की जाएगी। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में छात्र को विकल्प के आधार पर पढ़ाया जाएगा। यही आगे चलकर जब 2020 की जो पॉलिसी आती है उसमें अनिवार्य हो जाता है कि प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे को केवल मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो इसी को एक्सप्लोर 2020 में किया गया है। यहाँ पर आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये निहितार्थ और आलोचना हो गए, महत्व हो गया। इसने कि जो है केवल दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधारों पर ही जो है रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि जो है यथोचित कार्यक्रम भी प्रदान किया। कार्य की उनका जो है कैसे उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कार्यान्वयन उनका कैसे किया जाए, ये भी इन्होंने रिपोर्ट दी। नेक्स्ट आता है हमारे सामने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो कि 2005 में आया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैम पित्रोदा। शासन को सुदृढ़ करने, जैसा कि ज्ञान आयोग NKC है हमारा, यहाँ ज्ञान से मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी से, क्योंकि ये 2015 में आया है। तो 2015 में बहुत सारी टेक्निक्स नई आ चुकी थी। जैसे अभी हम देखते हैं हमारे सामने इंटरनेट है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और जो है आपका हम कॉन्फ्रेंस करते हैं फ़ोन पर या लैपटॉप पर, और ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी हैं इनसे रिलेटेड वो सारी आ चुकी थी। तो इसलिए राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग है, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आया था। एक तरह से शासन को सुदृढ़ करने, कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए। क्या कनेक्टिविटी, किसकी कनेक्टिविटी? सूचना की। ठीक है, आज हम देखते हैं कि सूचना जो नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई रिसर्चेज होती हैं, या दूसरे देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये हम अपने सेल फोन के या मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। तो वैश्विक क्षेत्र में ज्ञान प्रणालियों के बीच आदान प्रदान और बातचीत के लिए यह तंत्र तैयार करना इसका उद्देश्य था। इसमें जो है आपका रेडियो और टीवी भी आ जाता है। आज भी टीवी पर अनेक चैनल जो है वो शिक्षा से संबंधित चलाए जाते हैं, जैसे आपका इग्नो चलाता है।
ज्ञानवाणी हो गया, ज्ञान दर्शन हो गया। तो अलग अलग चैनल अब भी शिक्षा से संबंधी चलाए जाते हैं और अलग अलग सूचना देने के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम उन पर होते हैं। जैसे हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक प्रोग्राम आता था कृषि दर्शन। उसमें जो है किसानों को उपयुक्त जानकारी दी जाती थी। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी सूचना को संचार करने के लिए, सूचना का प्रसार करने के लिए ये आयोग जो है इसका मुख्य काम था। देखिए इसकी प्रमुख संस्तुतियाँ देखते हैं। शिक्षा प्रणाली को अवसरों के बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता है, और विस्तार कैसे होगा? जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उनके माध्यम से। आयोग ने उच्च शिक्षा के नियमन की प्रणाली को बदलने की बात की सिफारिश की और उसके लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण भी स्थापित किया। नेक्स्ट है सार्वजनिक खर्च बढ़ाने और वित्त पोषण के स्रोतों का विस्तार करना। तो इसमें क्या कहा गया है कि सार्वजनिक खर्च और वित्त पोषण के स्रोत, जैसे कोई स्कूल है या कॉलेज है तो वहाँ पर जो है ग्रांट दी जाती है, बजट बनता है, तो ये सब कौन करता है? भारत सरकार। जब बजट आता है तो शिक्षा के लिए अलग से कुछ ग्रांट दी जाती है, कुछ बजट अलग से निर्धारित होता है कि शिक्षा पर इतना व्यय किया जाएगा, इतने स्कूल खोले जाएंगे। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, वित्त पोषण के स्रोतों में विविधता लाना यानी विस्तार देना। 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश इस आयोग ने की है। विश्वविद्यालयों से संबंध स्नातक विद्यालयों की प्रणाली का पुनर्गठन, यानी ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, ये हो गई हमारी यूनिवर्सिटी। और इनसे संबंधित जो कॉलेज होते हैं, जैसे डीयू में आपका आईपी कॉलेज हो गया, मिरांडा कॉलेज हो गया, बीएचयू में आपके अनेक कॉलेज हो गए। आप अगर वहाँ से रिलेटेड है तो आप आराम से बता सकते हैं तो कि कौन सा कॉलेज है। आप अपने अपने क्षेत्र से कॉलेज के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कॉलेजेज आते थे उनकी प्रणाली का भी पुनर्गठन की आवश्यकता इस आयोग की सिफारिशों में शामिल थी। यानी कि जो कॉलेज हैं उनमें कैसे बदलाव लाया जाए, उनकी फैकल्टीज़ में, उनके जो है टीचिंग मेथड में, और जो है उनके शिक्षकों में, और उनकी बिल्डिंग्स में क्या क्या सुविधाएं दी जाए। जैसे कि ऊपर था कि दिव्यांगों के लिए भी जो है अब एजुकेशन दी जाएगी। तो जब दिव्यांगों की बात आती है तो आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड होते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उनके लिए एक अलग से कॉलेजों में या स्कूलों में, मेनली हम देखते हैं स्नातक स्तर पर ही कि कॉलेजों में जो है अलग से एक जो है ट्रैक बनाया जाता है, जिससे कि वो अपनी छड़ी अगर ऐसे रख के चलें तो वो जो है उनको महसूस हो कि हाँ हम जो है सही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है उसके लिए बनाया गया, यानी यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि उसका पुनर्गठन। तो पुनर्गठन में सारी ही बातें आ जाती हैं, सभी छात्रों को केंद्र में रखते हुए। शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त धनराशि के वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता होगी। देखिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान यानी कि पहले जितना दिया जाता था उससे और ज़्यादा अब दिया जाएगा। अगला है भाषा से संबंधी। हमारे देखते हैं कि हर एक आयोग में भाषा से संबंधी कहा गया। तो यहाँ पर भी अंग्रेजी की शिक्षा बच्चे की पहली भाषा या तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चे की जो मातृभाषा तो होगी ही होगी और जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो अंग्रेजी होगी। इसीलिए आजकल जो है फर्स्ट क्लास से ही या हम कहें कि नर्सरी से ही बच्चे को हिंदी और इंग्लिश या अपनी जो मातृभाषा होती है, मान लो कोई केरला का बच्चा है तो केरल में जो भाषा जो बोली जाती है मातृभाषा, मलयालम या जो भी तमिल तेलुगु है, उसके साथ साथ जो है अंग्रेजी का अध्ययन भी कराया जाता है। तो यही बात इस पॉइंट में कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से।
एक उद्योग के रूप में अनुवाद को विकसित करना। देखिए ट्रांसलेशन का क्या फ़ायदा है। ट्रांसलेशन का देखिए क्या फ़ायदा है कि रिसर्च जो होती हैं, मान लो अमेरिका में, यूएसए में कोई रिसर्च हुई तो वो तो अपनी लैंग्वेज में करेंगे ना, इंग्लिश में करेंगे या फ्रेंच में करेंगे, मान लो फ्रांस में होती है, या चाइना में कोई रिसर्च होती है तो वो अपनी चाइनीज भाषा में करेंगे। तो अनुवाद को विकसित करने की बात क्यों कही गई है यहाँ पर कि जो अन्य भाषा में जो रिसर्च या जो ज्ञान है उसको जो है हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपने लोगों को प्रदान कर सके, अपने बच्चों को दे सके, जो स्कूल लेवल पर हैं, कॉलेज लेवल पर हैं, उनके सामने उस ज्ञान को रख सके। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय अनुवाद मिशन स्थापित करने की सिफारिश यह आयोग करता है। आगे है उच्च अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के लिए जो है ये गीगाबाइट क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से जो है ज्ञान संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में देश भर के विभिन्न स्थानों से जोड़ने के लिए ये उच्च अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की सिफारिश इन्होंने की है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वेब आधारित पोर्टल, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विषय हैं वे जो है ऑनलाइन जो है लिंक हो सके, तो उसके लिए जो है वेब पोर्टल के निर्माण की भी सिफारिश इन्होंने की है, जो कि आज हम देखते हैं। हमें मान लो मौसम की जानकारी चाहिए तो हम जो है अपने फ़ोन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी का ये रूप है। स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों को जोड़ने के लिए एक वेब आधारित नेटवर्क। देखिए स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान, मान लो आपके हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, तो उनको जोड़ने के लिए एक वेब आधारित नेटवर्क बनाया जाएगा, ये सिफारिश की है, जो कि आज की डेट अगर में हम देखें तो वह ये हो चुका है। तो इस तरह से हमने इस यूनिट में